तो इसी के साथ अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन की लास्ट वीडियो पे पहुंच गए। ठीक है, ये एकदम लास्ट वीडियो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। इसके साथ अपना एक्यूट इन्फ्लेमेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में अपन क्या क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपन देखेंगे सिस्टमिक इफेक्ट्स कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन के कारण हमारी बॉडी में क्या क्या अलग अलग सिस्टमिक इफेक्ट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है ये। क्यों इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है? क्योंकि आप कैसे पता लगाओगे कि किसी पेशेंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है? तो इन सिस्टमिक इफेक्ट्स के कारण ही तो पता लगा सकते हो। अब हवा में देख के तो आप पता लगा नहीं सकते कि भाई इस पेशेंट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप उसके सिस्टमिक इफेक्ट्स देख के ही पता लगा सकते हो। तो क्लिनिकली ये देखें तो सिस्टमिक इफेक्ट्स हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इन्फ्लेमेशन के क्या क्या आउटकम्स होते हैं उनके ऊपर एक छोटा सा डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, तो बेसिकली जो सिस्टमिक इफेक्ट्स होते हैं ना इन्फ्लेमेशन के, उसको अपन बोलते हैं एक्यूट फेज रेस्पॉन्स, या उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमिक इफेक्ट्स, मतलब सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? तो इसमें सबसे पहले होता है अपन को फीवर। अब अपन जानते हैं फीवर कौन करवाता है? तो पायरोजेंस करवाते हैं। अब ये एक्सोजिनस भी हो सकते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया जिसने इन्फ्लेमेशन करवाया है बॉडी में, उस बैक्टीरिया के ऊपर लाइपोपॉलीसैकेराइड पायरोजेंस को एक्टिवेट कर सकता है। या एंडोजिनस, मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड खुद ही एक पायरोजन होता है। या एंडोजिनस यानी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर या इंटरल्यूकिन 1। ये बेसिकली पायरोजन क्या करवाते हैं? तो ये बेसिकली अपने एंजाइम जो साइक्लोऑक्सीजनेज सिंथेज है ना, उसको इंक्रीज कर देते हैं। इस साइक्लोऑक्सीजनेज सिंथेज के कारण क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। लाइपोऑक्सीजनेज से क्या बनता है? लाइपोक्सिन्स बनते हैं, ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। और साइक्लोऑक्सीजनेज से क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ये पायरोजेंस, ये ना हमारी बॉडी के हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर पे जाते हैं और एक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फीवर आ गया। तो बेसिकली वो फीवर के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? या तो एक्सोजिनस पायरोजेंस, या एंडोजिनस पायरोजेंस, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, और ये अपन की बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो पहला सिस्टमिक इफेक्ट था फीवर। दूसरा सिस्टमिक इफेक्ट क्या है कि हमारा प्लाज्मा में एक्यूट फेज प्रोटीन्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिस्टमिक इफेक्ट है कि हमारे प्लाज्मा में एक्यूट फेज प्रोटीन्स इंक्रीज हो जाते हैं। ये हिपेटोसाइट सिक्रीट करते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स को। ठीक है, अब कैसे? तो इंटरल्यूकिन 6 सी रिएक्टिव प्रोटीन, इंटरल्यूकिन 6 फाइब्रिनोजन, इनका सिंथेसिस इंक्रीज करवा देता है। जबकि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन SAA, इसका सिंथेसिस इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, अपन इन सब के बारे में जानते हैं, पर CRP को मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि CRP खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, इसके साथ साथ ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन MI का भी एक बहुत अच्छा मार्कर होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसके साथ साथ अगर अपन को जैसे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह छोड़नी होती है ना, तो उसमें भी अपन पेशेंट्स का या छोड़ने वाले का CRP को बार बार चेक करते हैं। और ऐसी कंडीशन में जैसे बॉडी वेट डिक्रीज करना हो या स्मोकिंग, इन सब में है ना हमारे CRP कम होती है। तो ये इस तरह का भी एक मार्कर है। तो CRP के बारे में ये 3-4 बातें अपन को पता होनी चाहिए। बेसिकली CRP क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन, लीवर एक सिक्रीट करता है इसको, इंटरल्यूकिन 6 मीडिएट करता है इसके सिक्रेशन को। ठीक है, और बेसिकली इन्फ्लेमेशन में क्या करवाता है? तो इन्फ्लेमेशन में सी रिएक्टिव प्रोटीन और सीरम एसोसिएटेड अमाइलॉइड दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाते हैं। क्या है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें? मतलब सॉरी, क्या करवाते हैं? ऑप्सोनाइजेशन करवाते हैं माइक्रोब का, जिसके कारण उसका फेगोसाइटोसिस हो सके। ठीक है, पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपन जानते हैं कि सीरम एसोसिएटेड अमलॉइड अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब कब ज़्यादा होएगा? जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, है ना। तो ये अपन को क्या करवा सकता है? सेकेंडरी एम्लोइडोसिस। मतलब इन्फ्लेमेशन खुद भी सेकेंडरी एम्लोइडोसिस का एक कॉज होता है। ठीक है, सेकेंडरी एम्लोइडोसिस क्या होती है? जहाँ पे एम्लोइड खुद एक प्रोटीन नहीं है, पर कोई एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, वो अपनी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाता है। इस एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है? ये पास की चीज़ों की क्या करवा देता है? प्रेशर एट्रोफी। मैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर आप एम्लोइडोसिस नहीं जानते हो तो एम्लोइडोसिस, चाहे वो
यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वो वीडियोस जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली अपन ये बात कर रहे थे इंटरल्यूकिन 6 सी रिएक्टिव प्रोटीन और फाइब्रिनोजन बढ़ाता है, जबकि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 एसए सीरम एसोसिएटेड एम्लोइड को बढ़ाता है। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या करवाता है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। एसए क्या करवाता है, ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। इंक्रीज होने पे क्या करवाएगा, एम्लोइडोसिस। और फाइब्रिनोजन क्या करवाएगा, ईएसआर को इंक्रीज कर देगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्फ्लेमेशन के पेशेंट की अगर अपन चेक करें ना, तो उसमें क्या क्या बढ़ा हुआ होगा, उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा, उसमें ईएसआर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट उस पेशेंट की बढ़ी हुई होगी। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, तब आप अच्छे से रिपोर्ट देख पाओगे। इसके साथ अगर अपन देखें तो इसके साथ ल्यूकोसाइट में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस है ल्यूकोसाइट इंक्रीज होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। जब भी ल्यूकोसाइट 11,000 पर माइक्रोलीटर 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और इसमें क्या देखने को मिलता है, बहुत बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन में है ना, इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स 40,000 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब अप्रोक्स 40,000 से 1 लाख 40,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो ऐसी कंडीशन को अपन को है ना ल्यूकेमिया से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आना चाहिए। मतलब उस कंडीशन को अपन सीधा ल्यूकेमिया कंसिडर नहीं करें, ऐसी कंडीशन को ल्यूकेमिया से अपन को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आना चाहिए। और ये क्यों बढ़ते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस क्यों होता है, क्योंकि कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर अपन साइटोकाइन में डिस्कस कर चुके हैं। साइटोकाइंस अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें टीएनएफ, इंटरल्यूकिन्स कौन होते हैं, जो दो ल्यूकोसाइट के बीच में रिलेशन बनाते हैं। और क्या पढ़ा था अपन ने, लिम्फोकाइंस, मोनोकाइंस। इसी के साथ साथ अपन ने कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स पढ़ा था, जिसका क्या काम है, जिसका काम है ब्लड सेल्स की कॉलोनी को ग्रो करवाना। तो ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के कारण ही हमारी न्यूट्रोफिल्स और बेसिकली ल्यूकोसाइट ग्रो होती है। ज़्यादातर न्यूट्रोफिल्स ग्रो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण। ठीक है, और अगर इसको बात करें तो अपन इनको बोलते हैं लिम्फेनोइड रिएक्शंस। ठीक है, वहीं अगर अपन देखें तो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी में लिम्फोसाइटोसिस होता है। एस्थमा, एलर्जिक रिएक्शन या पैरासाइटिक मैनिफेस्टेशन है तो इयोसिनोफिलिया होता है। तो बेसिकली बस बात इतनी सी है कि अगर एलर्जी है तो इयोसिनोफिल इंक्रीज होएगी। अगर वायरस है, कोई वायरस के कारण अपनी बॉडी में हो रहा है, तो उसके कारण क्या इंक्रीज होएगा, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होएगी। ठीक है, और पैरासाइट के कारण क्या इंक्रीज होती है, इयोसिनोफिल इंक्रीज होती है। बैक्टीरिया के कारण क्या इंक्रीज होती है, न्यूट्रोफिल इंक्रीज होती है। ये बातें आपको, ये चारों बात दिमाग में होनी चाहिए कि कौन से के कारण क्या होती है। पैरासाइट के कारण इयोसिनोफिल होती है, वायरस के कारण लिम्फोसाइट्स होती है, और बैक्टीरिया के कारण क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स बॉडी में इंक्रीज होती है। तो बेसिकली ये बात थी, ये तो थे कुछ सिस्टमिक इफेक्ट्स। और अब अगर अपन आउटकम्स की बात करें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के क्या क्या आउटकम्स होते हैं, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होने के कारण बॉडी में 3 चीज़ें हो सकती है। या तो वो इन्फ्लेमेशन उसको कंप्लीटली ठीक कर देगा। ठीक है, ये कब होता है, जब है ना इन्फ्लेमेशन जो है वो शॉर्ट लिव्ड है और उसकी इंजरी, या तो इंजरी टिश्यू डैमेज तो हो ही नहीं रहा, या एकदम मिनिमल टिश्यू डैमेज हो रहा है। ऐसे किस कंडीशन में होता है, तो जो ऑर्गन है, जो साइट ऑफ इंजरी, मतलब जिस टिश्यू की इंजरी हुई है, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए रीजनरेशन की। मान लीजिए ये कोई टिश्यू है, ये रीजनरेट हो सकता हो, तो जब ये इंजर्ड हो जाएगा तो ये टिश्यू तो खत्म हो जाएगा फैगोसाइटोसिस से। ठीक है, और उसी टिश्यू ने, क्योंकि उसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी थी, तो उसने वैसे ही एक नया टिश्यू बना लिया, एग्जैक्ट वही एक नया टिश्यू का सेल बना लिया। तो ये तो होता है कंप्लीट रिजोल्यूशन। ठीक है, ये भी एक आउटकम है इन्फ्लेमेशन का। कौन सी चीज़ का हो जाता है रिजोल्यूशन, वह टिश्यू जिसके पास कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, पर हर टिश्यू के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। तो उन टिश्यू के पास जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती रीजनरेशन की, उनमें क्या होता है, तो उनमें होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी हीलिंग प्रोसेस होता है उनमें। अब उनमें हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है, तो मान लीजिए ये एरिया है ना, ये एरिया डैमेज हुआ, तो इसमें क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स इंक्रीज होती है ना, मतलब सॉरी डायलेशन होता है और वस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है, तो इसमें बहुत सारा क्या आ जाता है, एक सेकेंड, इसमें बहुत सारा फाइब्रिन आ जाता है, प्लेंटी ऑफ फाइब्रिन्स, बहुत सारा फाइब्रिन्स आ जाता है, जो वहाँ पे वापस क्या बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट कर देता है। आप समझ रहे हो, मतलब वहाँ पे वो टिश्यू तो वापस ग्रो हो नहीं सकता, पर वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट होना लग जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब वो एक तरह से स्कार फॉर्मेशन टाइप होने लग जाता है।
तो बेसिकली जो डैमेज टिश्यू था वो तो खत्म हो गया और उसकी जगह कनेक्टिव टिश्यू का एक लंप बन गया। तो ये होता है, इसको बोलते हैं अपन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो या तो क्या होएगा, वो एकदम नॉर्मल कर देगा, वो टिश्यू जो रीजनरेट हो सकते हैं वो तो वापस एकदम नॉर्मल टिश्यू बना देंगे। जो टिश्यू रीजनरेट नहीं हो सकते वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का रीजनरेशन हो जाएगा, मतलब वहाँ कनेक्टिव टिश्यू बन जाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशन। अब या तो नॉर्मल भी नहीं हुआ और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हुआ, मतलब क्या है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे टाइम तक रह गया, कि ना तो वो सब कुछ नॉर्मल कर पाया और ना वो वहाँ पे कोई नया कनेक्टिव टिश्यू बना पाया। ठीक है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में हो जाएगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि या तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब रुकता नहीं है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फ्रॉम बिगनिंग इटसेल्फ। कुछ इन्फ्लेमेशंस बिगनिंग से ही क्रोनिक होते हैं, जिनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर नहीं रुक पाया तो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर उसका जो रेस्पॉन्स है वो रिजॉल्व नहीं कर सकता है, मतलब जो भी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी ने रेस्पॉन्स किया उसने रिजॉल्व नहीं कर पाया इन्फ्लेमेशन को, तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक में बदल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। तो या तो जब परसिस्टेंट एजेंट, इंजरियस एजेंट परसिस्ट रहता है, लंबे टाइम तक रहता है, तो जो अल्सर्स होते हैं, ठीक है, वह क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के एग्जांपल्स हो गए। या न्यूमोनिया में क्या होता है कि शुरुआत तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन से होती है, ठीक है, पर वो थोड़े टाइम बाद कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। या जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ठीक है, ये एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस भी थोड़े टाइम बाद क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके साथ अपन ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन पूरा कर लिया है। क्या क्या देखा अपन ने इसमें, तो इसमें अपन ने सबसे पहले देखा इन्फ्लेमेशन क्या होता है, फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, उसके बाद देखा अपन ने मैकेनिज्म, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, उसके बाद अपन ने देखा मीडिएटर्स, क्या क्या चीज़ें एक्यूट इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करती है, उसके बाद अपन ने देखा सिस्टमिक इफेक्ट कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कारण बॉडी में क्या क्या सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और उसके बाद अपन ने देखा आउटकम्स कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होने के बाद बॉडी में क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो 3 आउटकम होंगे कि इन्फ्लेमेशन या तो उस इंजर्ड टिश्यू को एकदम नॉर्मल कर देगा, या उस इंजर्ड टिश्यू की जगह एक स्कार इन दैट सेंस, एक मतलब आप बोलते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू का एक लंप बना देगा। और या वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर नहीं रुका, मतलब सब कुछ हो रहा है बॉडी में पर वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ एक्यूट इन्फ्लेमेशन अपना पूरा हुआ। थैंक यू, दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।